हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेगा एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन पे कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाया, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिया तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर्स देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, तुम्हारे लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। रिसर्च मेथड इन एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DSOL एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें, डिफाइन द एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम एंड एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च मॉडल। हमें इस एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम को एक्सप्लेन करना है, उस पर बेसिकली ब्रीफ नोट लिखना है और उसके एलिमेंट्स को, जो रिसर्च मॉडल होता है उसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें रिसर्च पैराडाइम होता है उसके बारे में बात करना है। एन एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम इज़ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपॉन विच अ रिसर्च बेस द स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे एक घर का बेस होता है ना, उस बेस पे पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक है, तो जो रिसर्च पैराडाइम होता है ना, उसी बेस की तरह है, उसी पे पूरा का पूरा रिसर्च पेपर तैयार होता है। तो इस स्टेटमेंट में वही बात कह रहे हैं। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च, यही डिटरमाइन करता है रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा, रिसर्च का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, द मेथडोलॉजी, फिर कलेक्शन ऑफ फैक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें यही डिटरमाइन करता है। जो पैराडाइम होता है वो क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ नॉलेज, ये एक्वायर कैसे हो सकता है, जो रियलिटी है उसको समझना कैसे, इन सभी चीज़ों को इसके बेसिस पे हम समझते हैं। ठीक है, तो थ्रू द रिसर्च पैराडाइम, देयरफॉर रिसर्च पैराडाइम को कॉर्नर स्टोन कंसिडर किया जाता है रिसर्च का। ठीक है, अब देखो, मतलब क्या होता है ना कि जो रिसर्च पैराडाइम होता है ना, वो रिसर्चर का वे ऑफ थिंकिंग होता है, जो कि उनको गाइड करता है कि वो एक प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट से फिनिश तक समझेंगे, मतलब स्टार्ट में समझेंगे और कैसे उसको पूरा समझ के अच्छे से फिनिश करेंगे, रिसर्च में लिख के कैसे अच्छे से फिनिश करेंगे। तो मतलब ये एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, और या फिर मान के चलो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे चश्मे का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें अलग अलग अगर हम कलर के लेंस लगाते हैं, मान लो मैंने रेड लगाया, आपने ब्लू लगा लिया, किसी ने ग्रीन लगा लिया, तो जब हम उसको पहन के देखते हैं तो मुझे रेड दिखता है हर कुछ, आपको ब्लू दिखता है, और जिसने ग्रीन लगाया उसको ग्रीन दिखता है। तो क्या कहते हैं, बेसिकली जो पैराडाइम होता है वो भी एक लेंस की तरह है, जो रिसर्च पहनते हैं और तब रिसर्च करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे यही इंट्रोडक्शन में बोल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च पैराडाइम का कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। रिसर्च पैराडाइम जो है वो एक थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? रिसर्च के लिए। थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? रिसर्च के लिए। ये रिसर्चर को असिस्ट करता है कि स्टडी का डायरेक्शन किस तरफ लेके जाना है, उसमें असिस्ट करता है ये रिसर्चर को। इसके थ्रू जो रिसर्च का जो मतलब नेचर होता है ना, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अभी मान लो कि आपको मालूम है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी। आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो उससे आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये डायरेक्शन डिटरमाइन करता है तो क्लैरिटी भी साथ साथ आएगा, तो
तो यही बात बोल रहा है। इट सिस्टमाइज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। ये बेसिकली नॉलेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है उसको सिस्टमाइज कर देता है। इससे रिसर्च और ज़्यादा साइंटिफिक और रिलायबल हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। पैराडाइम डिफाइंस द नेचर ऑफ रियलिटी। जो भी रियलिटी में हो रहा है उसके नेचर को पैराडाइम डिफाइन करता है। कुछ पैराडाइम क्या कहते हैं, रियलिटी को ऑब्जेक्टिव की तरह देखता है, कुछ उसको सब्जेक्टिव की तरह कंसिडर करता है। तो जो रिसर्चर होते हैं वो अपने स्टडी को इसी के बेसिस पे क्या कहते हैं, इसी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे मतलब बनाते हैं, और उनका रिसर्च का डायरेक्शन भी इन्फ्लुएंस होता है इसके कारण, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक बेसिकली क्या होगा कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिसर्च। रियलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी अच्छी समझ क्या करती है कि रिसर्च का बेस तैयार करती है बेसिकली। नेचर ऑफ नॉलेज, ये एलिमेंट एक्सप्लेन करता है कि नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है, ठीक है, प्राप्त करना है। क्लैरिफाइज द रिसर्चर और द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको भी क्लैरिफाई करता है, और नॉलेज का सोर्स भी आइडेंटिफाई करता है। इससे क्या होता है, जो रिसर्च पे जो रिलायबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जो नॉलेज एक्विजिशन का प्रोसेस होता है वो क्लियरर हो जाता है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जो पैराडाइम जो है वो डिसाइड करता है कि किस रिसर्च में कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड, इनमें से कौन से रिसर्च में क्या अडॉप्ट करना है, ठीक है, वो इसी के बेसिस पे सेलेक्ट होता है, पैराडाइम के बेसिस पे। इट डिटरमाइंस द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एनालिसिस का प्रोसेस क्या होगा, ये भी यही डिटरमाइन करता है। इससे क्या होता है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिकली प्रोसीड होता है और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लेके आता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, जो रिसर्च पैराडाइम है वो एक बेसिस प्रोवाइड करता है क्या कहते हैं, रिसर्च रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। जो रिसर्चर है वो क्या कहते हैं, अपने जो भी फैक्ट जो वो ऑब्टेन करते हैं उसको एनालाइज करते हैं पैराडाइम के अकॉर्डेंस में, ठीक है, पैराडाइम के हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि कंक्लूजन और ज़्यादा लॉजिकल और कोहेरेंट हो जाता है। इससे रिसर्चर जो देयर बाय इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ द रिसर्च की यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बात बताओ, कोई रिसर्च लॉजिकल और कोहेरेंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो रिसर्च की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा काम आएगा हमारे, है ना। तो क्या कहते हैं, और न्यू डायमेंशंस ऑफ नॉलेज भी डेवलप होता है। की एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मॉडल समझते हैं। की एलिमेंट्स क्या क्या है। ऑन्टोलॉजी क्या होता है, रिलेट्स टू द नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ट्रूथ और रियलिटी है इसके अराउंड सवाल खड़ा करता है, और अलग अलग पैराडाइम जो है वो रियलिटी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं, उसी मतलब जिस पैराडाइम पे वो देखते हैं उसी पैराडाइम के बेसिस पे वो अपना स्टडी कंडक्ट करते हैं और अपना अंडरस्टैंडिंग भी बनाते हैं। तो ये इट इज़ ऑन्टोलॉजी जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है रिसर्च का, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, जो ये स्टडी है वो नेचर ऑफ नॉलेज, ये नेचर ऑफ रियलिटी है, ये नेचर ऑफ नॉलेज है, और उसके सोर्सेज, इसको बेसिकली समझता है, पढ़ता है। ये एक्सप्लेन करता है कि नॉलेज कैसे एक्वायर किया जा सकता है, और रिसर्चर और सब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको क्लैरिफाई करके रखता है, ठीक है। इससे जो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है, और नॉलेज कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस था उसका इंसाइट भी हमें मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। मेथोडोलॉजी कंस्टिट्यूट्स द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द रिसर्च। तो मेथोडोलॉजी मीन्स कि जो हमारे रिसर्च का जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी था, देखो पैराडाइम का ये सब एलिमेंट है, आपने जो उस टाइम से पैराडाइम समझा तो इन एलिमेंट्स के हेल्प से ये सारी पार्ट्स है पैराडाइम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। बेसिकली ये पैराडाइम के एलिमेंट्स हैं, इन सब से मिल के बना होता है पैराडाइम, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है। ऑन्टोलॉजी होता है जिसमें नेचर ऑफ रियलिटी समझते हैं। एपिस्टेमोलॉजी होता है जिसमें नेचर ऑफ नॉलेज समझते हैं। मेथोडोलॉजी में जितना स्ट्रैटेजी रिसर्च में यूज हुआ है उसको समझते हैं। तो ये इट इनकम्पासेस द रिसर्च प्लान, टेक्निक्स और प्रोसीजर जो भी थे उन सबको समझाता है। इट डिटरमाइन करता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना और उसको एनालाइज कैसे करना है, और रिसर्च वर्क को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इससे जो रिज़ल्ट की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके और इंश्योर हो सके कि रिज़ल्ट क्वालिटी, मतलब क्वालिटी है रिज़ल्ट में, ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी वाला रिज़ल्ट है। तो ये था। अब हम अगले उस पर चलते हैं, इस पे अलग एलिमेंट पे चलते हैं।
फोर्थ एलिमेंट है मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल टूल्स होते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड होती हैं। रिसर्चर उनको अपने नीड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है और रिसर्च और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वैल्यू सिस्टम, एक्सियोलॉजी जो है वो क्लैरिफाई करता है कि वैल्यू और एथिक्स का कितना इंपॉर्टेंस है रिसर्च में। इट डिफाइंस, ये रिसर्चर जो है उसके पर्सपेक्टिव को भी बताता है और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करता है। इम्फेसिस कहाँ पे डाला जाता है? इम्पार्शियलिटी और ऑनेस्टी रिसर्च में मेंटेन रहे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और क्या कहते हैं, ensuring adherence to ethical standards। ओके, मेजर रिसर्च पैराडाइम देखते हैं। पॉजिटिविज्म, जो पैराडाइम है वो साइंटिफिक फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है। ये मेजरमेंट और स्टैटिकल एनालिसिस को प्रायोरिटाइज करता है। रियलिटी जो है उसको रियलिटी को स्टेबल और मेजरेबल मान के चलता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च इसका प्राइमरी बेसिस है और मेनली एजुकेशनल रिसर्च में यूज़ होता है। इंटरप्रेटिव पैराडाइम, ये पैराडाइम जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझाता है और रियलिटी को सब्जेक्टिव कंसिडर करता है। और रिसर्चर जो है क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इसके तहत। ये प्रीडोमिनेंटली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल पैराडाइम, ये पैराडाइम सोशल इनइक्वालिटी और पावर रिलेशन को एग्जामिन करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं होता है बट सोशल चेंज लाना भी होता है। ये जस्टिस और इक्वालिटी पे जोड़ देता है और क्या कहते हैं, फॉस्टर और रिफॉर्मिस्ट पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में एक रिफॉर्मिस्ट जो होता है उसके पर्सपेक्टिव को लाने की कोशिश करता है ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। प्रैग्मेटिज्म देखते हैं। प्रैग्मेटिक पैराडाइम जो होता है वो प्रैक्टिकल आउटकम को प्रायोरिटाइज करता है। इट अलाउज फॉर द यूज़ ऑफ बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, दोनों यूज़ होते हैं इसमें। स्पेशल एम्फेसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डाला जाता है ताकि रिसर्च और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके, और इसका इंपॉर्टेंस होता है मॉडर्न एजुकेशनल रिसर्च के साथ ग्रो करना। ठीक है। मिक्स्ड पैराडाइम, इसका अप्रोच जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो साथ में 2-3 एलिमेंट साथ में मिल के बेसिकली बनाते हैं इसको। रिसर्च जो अलग अलग पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टडी को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और यील्डिंग बनाने के लिए और ज़्यादा रिलायबल कंक्लूज़न के लिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए अच्छा है। कंक्लूज़न एक एन एजुकेशनल, इसमें आप इसका लिख लेना क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, एजुकेशन रिसर्च पैराडाइम क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ये लिख लेना आप करके कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो। व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये हमें बेसिकली बताना है। क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ठीक है, और इसके डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में बात करना है और कैसे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से अलग है ये बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 1 पूछूंगी। What type of research uses number and statistics to analyze? ठीक है, What type of research uses numbers and statistics to analyze data? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में समझते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक रिसर्च मेथड है बेसिकली। इसका बेसिकली गोल क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस, थॉट्स, इमोशन, सोशल फिनोमिनन, इन सब पे गहरा अंडरस्टैंडिंग बनाना। बेसिकली गहरा अंडरस्टैंडिंग बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम होता है। ये वर्ड, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, इन सब को यूटिलाइज करता है, ना कि न्यूमेरिकल डाटा देखता है। इसमें न्यूमेरिकल डाटा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें वर्ड्स, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों का लेना देना है। ये रिसर्च जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को समझने का कोशिश करता है नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये डिसिप्लिन सच एज एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़, इन सारे डिसिप्लिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? क्वालिटेटिव रिसर्च का।
की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। एम्फेसिस ऑन इन डेप्थ स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डीप स्टडी, इसमें डीप स्टडी इन्वॉल्व होता है, सब्जेक्ट या प्रॉब्लम का बहुत ही डीपर स्टडी होता है। इसका ये बेसिकली जो एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव होता है किसी इंडिविजुअल का, उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता है। और रिसर्च जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सब्जेक्ट का स्टडी, ताकि इससे स्टडी और ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। ठीक है, स्टडी इन अ नेचुरल सेटिंग। इस मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि रिसर्च जो है वो रियल कंडीशन के अंदर में कंडक्ट होता है। पार्टिसिपेंट्स जो है उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं डाला जाता है, ये आप स्पेसिफिकली याद रखना। इंस्टीट्यूट जो रिसर्चर है वो नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है और फाइंडिंग जो भी फाइंडिंग निकल के आती है उसका रेलेवेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो थॉट्स और एक्सपीरियंसेस जो भी पार्टिसिपेंट्स के होते हैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। तो रिसर्च जो है वो जो भी कोई भी इंडिविजुअल होता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उस एक्सपीरियंस से क्या सीखते समझते हैं, फिर उनका व्यू पॉइंट क्या होता है, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक होता है ना बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर का बनता है और स्टडी और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ह्यूमन एलिमेंट से। ठीक है, फ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसेस, ये इस टाइप का जो रिसर्च है वो क्या कहते हैं सिर्फ बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है और कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स पे नहीं चलता है। बेसिकली रिसर्चर जो है वो क्वेश्चन को किसी भी मोमेंट पे मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रोसीजर को ज़रूरत के हिसाब से। इससे क्या होता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन का इंक्लूजन भी आसानी से हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन मॉडिफाई करेंगे, प्रोसीजर मॉडिफाई करेंगे, तो आप जो आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो नया इन्फॉर्मेशन ऐड होगा तो उसको आप ईजिली इंक्लूड कर पाएंगे। तो इससे इंक्लूजन भी नया इन्फॉर्मेशन का ईजिली हो जाता है। ये स्टडी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है और रिसर्च का क्वालिटी भी बढ़ जाता है। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी नेचर देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने पे फोकस नहीं होता है, उसको इंटरप्रेट करना और एक्सप्लेन करना दोनों ही उसका काम होता है। ठीक है, अटेम्प्ट होता है कि जो भी कोई भी इवेंट है उसका अंडरलाइंग कॉज या मीनिंग जो होता है उसको समझने की कोशिश की जाती है। इससे डीपर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का बनता है और इट एनेबल्स द एनालिसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन मोर यूजफुल कंक्लूजन। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन का मेथड्स क्या क्या है वो समझते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि इंटरव्यू प्राइमरी मेथड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसमें क्या होता है रिसर्च जो है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, किस चीज़ के बारे में, उनके थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स के बारे में। तो डिटेल रिस्पॉन्स भी ऑब्टेन होता है, इससे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनती है सब्जेक्ट की। ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर और एक्टिविटीज़ किसकी, इंडिविजुअल की। इससे क्या होता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में उसके इंसाइट मिलता है और अलाउज फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल सेटिंग में किसी भी पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करने का स्टडी करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डेटा और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है और सोशल कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत मदद मिलती है। ग्रुप डिस्कशन, ये मेथड जो है इन्वॉल्व करता है कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स में डिस्कशन बेसिकली। इससे क्या होता है कि अब इतने सारे लोग बैठ के बात करेंगे तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है। इससे क्या होता है प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड आइडिया। जो भी कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ हैं उन पे एक होता है ना कि इंसाइट्स मिलता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो ये सोशल इश्यूज़ को समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और इससे डाटा भी अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इससे क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है बुक पढ़ना, रिपोर्ट्स पढ़ना, लेटर्स पढ़ना, डायरीज़ पढ़ना और दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। इससे क्या होता है कि हिस्टोरिकल और सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है और रिटन सोर्सेज से फैक्ट्स मिलते हैं हमें। तो रिसर्च को एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस भी मिल जाता है और कंक्लूजन और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। केस स्टडी बेसिकली इसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन इन्वॉल्व होता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या इवेंट्स का। ये डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में और एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करने में आसानी होती है इससे। ठीक है, डिटेल ये इससे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करके हमें डिटेल्ड और अच्छी
मतलब डीप इंफॉर्मेशन मिलती है और स्पेशल सिग्निफिकेंस इसका है एजुकेशनल रिसर्च में। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक्सपीरियंस, थॉट, बिहेवियर को समझने में फोकस्ड होता है, वहीं पे क्वांटिटेटिव जो है वो न्यूमेरिकल डेटा और मेजरमेंट पे फोकस्ड होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। एक जो है वो डेप्थ प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो ब्रेथ प्रोवाइड करता है। कॉन्सिक्वेंटली उनका यूटिलिटी भी अलग हो जाता है। नेचर ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा जो है वो वर्ड स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन के रूप में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा जो है वो न्यूमेरिकल और स्टैटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है। तो एनालिसिस का मेथड, इसीलिए द मेथड ऑफ एनालिसिस भी डिफर करता है। नेचर ऑफ डेटा जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च के कैरेक्टर को, इसीलिए देयर आर ऑल्सो डिफरेंस। कैसे रिजल्ट भी, उनका जो रिजल्ट भी प्रेजेंट किया जाता है उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। अब सैम्पल कलेक्शन के बेसिस पे देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पल जो है वो टिपिकली चूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो लार्ज सैम्पल यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इससे क्या होता है कि जनरलाइज फाइंडिंग ढूंढने में जनरलाइज फाइंडिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोनों का बहुत ही अलग अलग है, ठीक है। रोल ऑफ द रिसर्चर्स। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है स्टडी का, पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। बट क्वांटिटेटिव रिसर्चर में जो रिसर्चर्स होता है वो रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड रहता है। उसका रोल जो है वो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस तक ही लिमिटेड रहता है। इससे क्या होता है कि नेचर ऑफ द रिसर्च इन्फ्लुएंस होता है। नेचर ऑफ रिजल्ट। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका जो मतलब रिजल्ट है वो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी होता है। द मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फिनोमेना क्लैरिफाइज द मैटर। जो रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो स्टैटिकल और मेजरेबल होता है, ठीक है। एक का डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी है, एक का स्टैटिकल एंड मेजरेबल है। दोनों का रिजल्ट जो है वो अलग अलग पर्पस सर्व करता है, और जो चॉइसेस है दोनों के मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चूज़ किया जाता है कि कौन सा यूज़ करना है बेसिकली रिसर्च मेथड। कंक्लूजन में आप पहले लिख लेना क्वालिटेटिव रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या होता है एंड उसका एलिमेंट्स क्या होता है, की पॉइंट्स क्या होता है, ये सब लिख के फिर उन दोनों में जो एक आध डिफरेंस क्या क्या है वो लिख के आप अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ। चलो क्वांटिटेटिव रिसर्च समझते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड है जिसमें फैक्ट्स, फिनोमेनन, बिहेवियर जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे समझा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। इस मेथड में डेटा को मेजर्ड, क्लासीफाई और एनालाइज किया जाता है स्टैटिकल टेक्निक्स यूज़ करके। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्या कहते हैं, इज़ टू ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन करना और अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना। क्या कहते हैं इसको किस फील्ड में यूज़ किया जाता है, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड साइंस के फील्ड में ये यूज़ होता है, इन सारे डिसिप्लिन्स में। कॉन्सेप्ट क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, ये न्यूमेरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो अपना इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करता है वो नंबर्स के फॉर्म में करता है, और जो भी ऑब्टेन डेटा होता है वो टेबल, ग्राफ और स्टैटिकल मेथड्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है ताकि क्लियर एनालिसिस मिल सके फैक्ट्स की, और ताकि और ज़्यादा प्रिसाइज कंक्लूजन निकल के आ सके। इससे रिसर्च की रिलायबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। साइंटिफिक अप्रोच, ये रिसर्च जो होता है वो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो सिस्टमेटिकली कंडक्ट होती है, और रिसर्च प्रोसेस बहुत ज़्यादा इससे ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और रिसर्च की वैलिडिटी
भी ईजिली वेरीफाई हो सकती है। इससे रिसर्च और ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाता है। अब डेटा स्टोर्ड है, आपको किसी रिसर्च को वेरीफाई करना है, आप आराम से जाओगे, डेटा देखोगे, वेरीफाई कर लोगे, तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ी, आप ही बताओ। एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो पर्सनल ओपिनियन और इमोशन को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, उसका मेनली सोल फोकस होता है फैक्ट्स को मेजर करना। तो रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, इससे बायसनेस की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। जनरलाइजेबिलिटी जो मेथड है वो लार्ज सैम्पल्स में कंडक्ट होता है, तो इससे क्या होता है कि कंक्लूजन जो है वो ब्रॉडर पॉपुलेशन पे अप्लाई हो जाता है। इससे रिसर्चर और ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है और इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग इन सब में खूब इस्तेमाल होता है। इससे स्टडी की रेलेवेंस भी इन्हांस हो जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व्स टेस्टिंग जो पहले प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस है उनको टेस्ट करता है, और डेटा जो भी यूज़ होता है वो हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। इससे रिसर्चर और ज़्यादा पर्पसफुल हो जाता है और कंक्लूजन जो है वो एविडेंस बेस्ड हो जाता है और साइंटिफिक वेरिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। की कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। मेजरमेंट जो है वो प्राइमरी फीचर है इस रिसर्च का। बेसिकली ये क्वांटिटेटिव है तो थोड़ा मैथमेटिकल इसमें चीज़ें यूज़ होंगी, है ना। तो मेजरमेंट जो है वो प्राइमरी फीचर है इस रिसर्च का। बहुत सारे फिनोमेनन और बिहेवियर्स एक्सप्रेस होते हैं न्यूमेरिकली, और मैथमेटिकल एनालिसिस जो डेटा पे इज़ अप्लाइड टू द डेटा। इससे क्या होता है कि क्लियर और प्रिसाइज कंक्लूजन निकलता है और रिसर्च की रिलायबिलिटी इन्हांस होती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड जो होता था, हम पहले पढ़ते थे बचपन में, और कोरिलेशन, इन सब का इस्तेमाल करता है ताकि साइंटिफिक डेटा एनालिसिस साइंटिफिक तरीके से हो सके। इससे वैलिडिटी रिजल्ट की इंक्रीज़ हो जाती है और कंक्लूजन ऑथेंटिक बढ़ जाता है, कंक्लूजन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोसेस, जो द रिसर्च प्रोसेस इज़ प्री डिटरमाइंड इन दिस मेथड। टूल्स जैसे कि क्वेश्चनर, टेस्ट, सर्वे यूज़ होता है और डाटा कलेक्शन सिस्टमेटिकली कंडक्ट होता है। ये इंश्योर करता है कि पूरे रिसर्च में कंसिस्टेंसी बनी रहे और रिसर्च कंपैरिजन भी आसान हो जाता है। रेप्लिकेबिलिटी, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो रेप्लिकेटेड हो सकता है सेम मैनर में उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है बार बार, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डाटा और न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड है तो आप उसको आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में तो इमोशंस के बेस पे था, उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इमोशन तो चेंज होते रहता है, तो इसीलिए पूरा इसको रेप्लिकेटेड इन द सेम मैनर में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर स्टडी किसी सिमिलर कंडीशन में कंडक्ट हुई है तो सिमिलर रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे रिसर्च की जो रिलायबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाती है और फाइंडिंग्स जो भी हमें फाइंडिंग्स आई हैं रिसर्च की उसको वेरीफाई करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो क्रूशियल एट्रीब्यूट इन साइंटिफिक रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी देखते हैं, बहुत ही मिनिमल स्कोप होता है पर्सनल बायसनेस का क्वांटिटेटिव रिसर्च में। कंक्लूजन जो है वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट निकल के आता है और क्वालिटी जो है वो रिसर्च की वो इम्प्रूव हो जाती है और इसको हम पॉलिसी और प्लानिंग फॉर्मुलेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की एजुकेशन में क्या है। एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जो भी एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़ है उसका साइंटिफिक एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टूडेंट का अचीवमेंट, परफॉर्मेंस उसको इवेल्युएट किया जा सकता है, इससे पॉसिबिलिटी इंप्रूवमेंट की बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इन्हांस हो जाता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी आसान हो जाता है। एड इन डिसीजन मेकिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जो है वो इस रिसर्च को यूज़ करते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है। डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या होता है, जो डिसीजन हम डेटा के बेसिस पे डिराइव करके डेटा से निकाल के बनाते हैं उसी को डेटा ड्रिवन डिसीजन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्कीम का जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट किया जा सकता है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ करना पॉसिबल हो पाता है। डिसीजंस ज़्यादा रैशनल हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है।
मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, स्टूडेंट जो है वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का जो भी अचीवमेंट्स है उसको एग्जामिनेशंस और टेस्ट के थ्रू हम एग्जामिन मेजर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उनका प्रोग्रेस असेस हो पाता है अच्छे से और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी समझ में आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, ये अगर हम डेटा से देख सकते हैं, स्टूडेंट को एसेस कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और टेस्ट दिया, तो वो एक मेथड ही हुआ ना जो यूज़ होता है इसमें क्वांटिटेटिव में। एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, तो उसमें हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट कहाँ पे प्रोग्रेस, जैसे कोई साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का पेपर है, किसी के साइंस में 100 आ रहे हैं, मैथ्स में 100 आ रहे हैं, बट इन सारे सब्जेक्ट्स में 80 आ रहे हैं, किसी में 70 आ रहे हैं, किसी में 60 आ रहे हैं। तो अब जब हम इस डेटा को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये वीकनेस है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, टीचिंग और ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव हो जाती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कंट्रीब्यूशन है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं वो एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में मदद करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड प्लान को भी इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। इससे इम्प्रूवमेंट जो है वो डेटा के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करी जाती है और पॉलिसी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप करता है। एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, फ्यूचर ट्रेंड्स को आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे, और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना भी पॉसिबल हो जाता है और एजुकेशनल नीड्स को। विद दिस द प्लान को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी ईजी हो जाता है और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में भी मदद मिलती है। किससे? क्वांटिटेटिव मेथड से। ठीक है, कंक्लूज़न में आप लिख लेना कि कितना उसके बारे में क्या मेथड है, कैसे हेल्प करता है ना, कहाँ कहाँ हेल्प करता है, लिख के आप अपना कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। अब हम समझेंगे हाउ डज एजुकेशनल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, कैसे एजुकेशनल रिसर्च करने से एजुकेशनल रिसर्च का कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन पॉलिसी के इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में। ठीक है, ये समझेंगे। बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च का इम्पोर्टेंस समझेंगे क्या है, और NEP 2020 जो है एम्फेसाइज द रोल ऑफ रिसर्च इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। चलो, एजुकेशनल रिसर्च एक साइंटिफिक स्टडी है प्रॉब्लम्स, नीड्स और चैलेंजेस का जो भी एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिल रहा है, फेस करने को मिल रहा है। जो फाइंडिंग है वो कैसे ऑब्टेन होती है, फाइंडिंग ऑब्टेन थ्रू, इसके थ्रू जो भी फाइंडिंग्स मिलती है, जो भी कंक्लूज़न निकल के आता है वो बहुत हेल्पफुल होता है एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, नई पॉलिसी बनाने में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, इंडिया का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वो क्या कहते हैं, स्पेशल एम्फेसिस, मतलब कि रिसर्च, इनोवेशन, एविडेंस बेस्ड एजुकेशन को स्पेशल प्रायोरिटी देता है। इसीलिए एजुकेशन रिसर्च जो है जो वो इज़ कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ इफ़ेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसी। इफ़ेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी के लिए बेस की तरह है क्या, एजुकेशनल रिसर्च। कंट्रीब्यूशन, एजुकेशनल रिसर्च का कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशनल पॉलिसीज़ के डेवलपमेंट में, ये समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, जो भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम, तो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है क्या, एजुकेशनल रिसर्च। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, इससे क्या होता है कि ड्रॉप आउट रेट, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन सब जैसे प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाता है और प्रॉब्लम को साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है और पॉलिसी जो मेकर्स होते हैं उनको रियल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है इससे, और इससे क्या होता है कि अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, बनाई जाती भी है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, फैक्ट्स और डेटा जो है वो इन रिसर्च से जो ऑब्टेंड होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग के लिए बेसिस की तरह काम करते हैं। डिसीजंस जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ गेस वर्क पे नहीं बल्कि एविडेंस के साथ डिसीजंस बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस पॉलिसी की इंक्रीज़ हो जाती है और बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है। एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है। इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, जो द सक्सेस ऑफ बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम और प्रोग्राम का जो सक्सेस है, कोई अगर मान लो स्कीम आई, ठीक है, और सक्सेसफुल साबित हो गई, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो वो हम कैसे इवेल्युएट कर पाएंगे, रिसर्च के हेल्प से। तो इससे और उसकी शॉर्टकमिंग्स, उसमें अगर कोई इशू होगा या उसके अचीवमेंट्स होंगे वो सब इसी रिसर्च के कारण रिवील हो पाता है।
तो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है अगर कोई रिक्वायर्ड होगी, और क्वालिटी जो प्रोग्राम की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, एजुकेशनल रिसर्च जो है वो नई टीचिंग टेक्निक्स और इनोवेशन को एनकरेज करता है। इससे क्या होता है कि मॉडर्न मेथड्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेथड्स इन एजुकेशन, ठीक है। चेंजेस जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से होते हैं और एजुकेशन और ज़्यादा रेलेवेंट बन जाती है और लर्निंग इम्प्रूव हो जाता है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन, रिसर्च स्टडीज़ द एजुकेशनल, अलग अलग जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप हैं उनके नीड्स को रिसर्च मदद करता है समझने में। इसके थ्रू जो भी डिप्राइव्ड क्लास है उसकी प्रॉब्लम को समझने में मदद करता है, और पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन दैट मीन्स कि सबके लिए एजुकेशन जो अवेलेबल हो, इंक्लूसिव मीन्स कि सबके लिए है, ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन्स कि लिमिटेड लोगों के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी इंश्योर हो पाती है एजुकेशन में, और सोशल जस्टिस प्रमोट होता है। अब एनईपी का रोल क्या है रिसर्च में? एनईपी 2020 में रिसर्च का रोल क्या है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर, एनईपी 2020 एम्फेसाइज करता है कि बेसिकली मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स और टीचर को एनकरेज किया जाता है रिसर्च वर्क करने के लिए। इनोवेशन और क्रिएटिविटी इंकरेज होती है, और नॉलेज का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्या कहते हैं एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस्टेब्लिश करने का प्रपोजल आया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना और क्वालिटी रिसर्च को अलग अलग सब्जेक्ट, इससे क्या होगा कि क्वालिटी रिसर्च इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी सपोर्टेड, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी रिसर्च करने के लिए। इससे लेवल ऑफ रिसर्च रेज होगा, बढ़ेगा। इंकरेजमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, एनईपी 2020 जो है वो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च, अलग अलग डिसिप्लिन में कोऑर्डिनेटेड रिसर्च को स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है। कोऑपरेशन बिटवीन एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस को बढ़ाने के लिए प्रमोट करती है, और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है, और नॉलेज का स्कोप भी इससे बढ़ जाता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट का खूब होता है। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग, अगर क्या कहते हैं एम्फेसिस जो है हैज़ बीन लेड ऑन अडॉप्टिंग रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड, रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करने पे एम्फेसिस डाला जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझे और डिस्कवर करे, सिर्फ रटे नहीं, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर समझेंगे अच्छे से, डिस्कवर करेंगे खुद से चीज़ों को, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, और एजुकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और लर्निंग का जो आउटकम होता है वो बेटर हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल इनोवेशन, एनईपी 2020 जो है वो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में यूज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। न्यू डिजिटल टीचिंग मेथड्स डेवलप करना, रिसर्च के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग को एनकरेज करना, और एक्सेस टू एजुकेशन इंक्रीज़ करना। इससे क्या होता है कि टीचिंग जो है वो मॉडर्न नीड्स के हिसाब से पॉसिबल हो पाता है। इंपॉर्टेंस समझते हैं रिसर्च का मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं नीड्स और स्टूडेंट के नीड्स और इंटरेस्ट को समझने में मदद करता है, और इसके बेसिस पे स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड्स डेवलप किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से एक्टिवली क्या कहते हैं समझ सकते हैं चीज़ों को, और उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और एजुकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग टेक्निक्स, रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़। ये असिस्ट करता है टीचर को और ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स यूज़ करने में, किस लिए, बच्चों को पढ़ा सके उसके लिए, और इफेक्टिव मेथड यूज़ करने में। रिसर्च करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना, नहीं तो वही पुरानी चीज़ें यूज़ करते रह जाएंगे। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है, और लर्निंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, तो एजुकेशन और ज़्यादा इंगेजिंग बन जाता है। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स, रिसर्च जो है स्टूडेंट के अचीवमेंट और लर्निंग लेवल्स को असेस करने में हेल्प करता है, और टीचिंग के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि अभी तुम स्टूडेंट के अचीवमेंट और लर्निंग लेवल्स को असेस करोगे तो उनकी डिफिशिएंसी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो और करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो, तो इससे एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होता है, फॉस्टर द एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन एंड रीजन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है।
क्वेश्चन एंड रीज़न जो क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स में, उनकी जो एबिलिटी होती है उसको और ज़्यादा इन्हांस करता है और वो प्रॉब्लम को एनालाइज करना सीखते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी एनकरेज होता है। इससे क्रिएटिविटी नर्चर होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाता है। अभी के टाइम पे क्या है कि जहाँ पे लोगों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रही है, लोग रील्स देखते हैं, इंस्टा देखते हैं और उसी के बेसिस पे किसी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर किसी का देख लिया, उसी व्यू को रियल मान के चलते हैं और उसी को सच मान के चलते हैं, अपने से कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो अगर एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करती है। किसी ने कुछ बोला तो हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे हर एक पैरामीटर्स पे। जब हम एनालाइज करते हैं ना तो हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी डेवलप होती है और इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है एक इंसान के अंदर में। तो ये था मतलब प्रमोशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। रिसर्च जो है वो एक मतलब स्टूडेंट्स के अंदर में ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर सीखने की जो इच्छा होती है उसको जगा के रखता है और नए नॉलेज को जानने की जो उनके अंदर मोटिवेशन होती है वो बनी रहती है। सेल्फ रिलायंस और क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और क्या कहते हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लर्निंग कैपेसिटी भी उसी हिसाब से इम्प्रूव होती है, बनती है और इससे एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कल्चर है वो स्ट्रेंथन रहता है। कंक्लूज़न में आप लिख लेना कि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या रोल है और कैसे एनईपी 2020 में इसको स्पेशल एम्फेसिस क्यों मिला है, ये सब लिख के आप अपना कंक्लूज़न कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। मैं आपसे इसका गिव अवे का क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगी। क्या है? व्हाट डू रिसर्चर कॉल एन एजुकेटेड गेस दे टेस्ट इन अ स्टडी? व्हाट डू रिसर्चर्स कॉल एन एजुकेटेड गेस दे टेस्ट इन अ स्टडी? ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च एक्सप्लेन करना है एजुकेशन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक्स को भी क्लैरिफाई करना है हमें। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च में मेजर मेथड क्या है डेटा कलेक्शन का, इसके बारे में बात करना है। बेसिकली ऑल ओवर हमें इस क्वेश्चन में एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है उसके बारे में बात करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना आंसर हमेशा से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल समझेंगे। तो एथनोग्राफिक बेसिकली एथनो आ गया यहाँ पे। तो एथनो मीन्स कि किसी एथनिसिटी, किसी एथनिसिटी, किसी कल्चर को समझना। बेसिकली किसी भी ट्राइबल विलेज में चले गए या कुछ भी, तो उसी को एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है और ये बेसिकली इन डेप्थ स्टडी होता है कम्युनिटी, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या कल्चर का। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर्स और डेटास नहीं देखा जाता है, यहाँ पे बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और इन सब चीज़ों को समझा जाता है, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस को। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इसका इस्तेमाल कैसे होता है? बिहेवियर समझने के लिए, एक्सपीरियंसेस समझने के लिए और सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, स्कूल का, क्लासरूम का, टीचर और स्टूडेंट का समझने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस मेथड्स में जो रिसर्च है वो अपने मतलब कि अच्छा खासा समय देते हैं किसी भी ग्रुप की स्टडी करने में। उनके एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ कंडीशंस को समझने के लिए। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। स्टडी इन अ नेचुरल सेटिंग। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो एक रियल और नेचुरल कंडीशन में कंडक्ट किया जाता है। इसमें रिसर्च जो है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, उसकी जगह पे वो डेली लाइफ्स एंड बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और क्या कहते हैं इससे इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और कंक्लूजन ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। इन डेप्थ एंड डिटेल स्टडी, इस मेथड में डिटेल स्टडी किसी कम्युनिटी और ग्रुप का होता है बेसिकली। इसमें रिसर्चर जो है वो क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट में रहते हैं और वो उनके एक्सपीरियंसेस, बिलीफ और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं।
इससे क्या होता है कि उस सब्जेक्ट पे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है और स्टडी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा, इथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो प्राइमरीली जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को यूटिलाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस पे स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन का इम्पोर्टेंस इसमें ज़्यादा होती है, और एम्फेसिस जो है वो मतलब डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा। इससे क्या होता है कि सोशल रियलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाती है और रिसर्च मीनिंगफुल बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द रिसर्चर। इस रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्च जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं होता है, बट वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। इससे पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है और एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर भी बिल्ड होता है। इससे ऑथेंटिक डाटा निकल के आता है और इससे स्टडी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। एम्फेसिस ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं, ग्रुप्स, कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल बिहेवियर को समझाने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि स्कूल के कल्चर, क्लासरूम इन्वायरमेंट इसको एग्जामिन करते हैं और सोशल कॉन्टेक्स्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी एक बिहेवियर के पीछे जो असली रीज़न होता है ना वो समझने में मदद मिलती है और कंक्लूजन और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। की मेथड समझते हैं डाटा कलेक्शन का क्या क्या होता है। की मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एथनोग्राफिक रिसर्च में। रिसर्चर जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वाइल एक्टिवली, उसके सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको डायरेक्ट इंसाइट मिलते हैं बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस में। इससे डाटा और ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल हो जाता है और एजुकेशनल रिसर्च में इसको खूब इस्तेमाल किया जाता है। इंटरव्यूज़ के थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस पार्टिसिपेंट्स के समझना। फिर रिसर्चर जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन कॉन्वर्सेशन से गैदर करते हैं। इससे इन डेप्थ डाटा का जो डेप्थ होता है वो बढ़ जाता है और पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव भी बहुत क्लैरिफाई होकर सामने आता है। इससे स्टडी की रिचनेस इन्हांस हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन, इस मेथड में बहुत मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाता है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। डाइवर्स पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस इमर्ज होते हैं। इससे क्या होता है कि एक ग्रुप बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ होता है और सोशल रिलेशनशिप में अंदर इंसाइट भी मिलता है बेसिकली कि सोशल रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या होता है, इन सब के पे क्या कहते हैं एक इंसाइट भी मिलता है। इससे क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मिलता है और ज़्यादा। एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, रिसर्चर जो है वो स्कूल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, डायरीज, लेटर्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एग्जामिन करते हैं। इससे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है और रिटन सोर्सेज जो है वो इल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स। इससे क्या होता है कि फाइंडिंग्स का बेसिस स्ट्रेंथन होता है और रिसर्च की ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। फील्ड नोट्स, इस स्टडी में रिसर्चर जो है वो रेगुलरली ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं। उसी को हम लोग फील्ड नोट्स कहते हैं और एक वाइटल सोर्स, दे सर्व एज वाइटल सोर्स फॉर रिसर्च, प्रिजर्विंग डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इवेंट एंड एडिंग इन एनालिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च का एजुकेशन में, अंडरस्टैंडिंग स्कूल कल्चर। ये रिसर्च हेल्प करता है स्कूल के इन्वायरमेंट को समझने, ट्रेडिशन को समझने और बिहेवियर पैटर्न को समझने में। ये जो स्टडी है वो अलाउ करता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को समझने में कैसा होता है, क्या होता है। स्कूल कल्चर के एनालिसिस में हेल्प करता है और क्या कहते हैं एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी असिस्ट करता है और प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो डायरेक्ट स्टडी मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो भी होती है उनका डायरेक्ट स्टडीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब डायरेक्टली समझते हैं कि क्लासरूम एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि टीचिंग मेथड का इफेक्टिवनेस बढ़ता है और जो भी स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस है उसका अच्छा इंसाइट मिलता है। तो इसी के अगर आपको मालूम है कि आपके स्टूडेंट किस तरीके से समझते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो यही बात करें, ये सजेशन इट ऑफर सजेशन फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन और लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाइंग सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, स्कूल जो है वो अलग अलग सोशल कल्चर बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं
तो ये रिसर्च हेल्प करता है उनके नीड्स और एक्सपीरियंसेस को समझने में, और एक्सक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबके लिए समान एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, इसको प्रमोट करने में। इससे सोशल इक्वालिटी स्ट्रेंथन होती है और एजुकेशन इन्वायरमेंट और अच्छा होता है। असिस्टिंग इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये रिसर्च आइडेंटिफाई करता है जो भी स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस फेस करते हैं स्कूल में। इट अनकवर्स द रूट प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव सोल्यूशन, फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट्स इन द एजुकेशन सिस्टम एंड इनहांसेस स्टूडेंट अचीवमेंट। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फाइंडिंग्स फ्रॉम एथनोग्राफिक रिसर्च की जो फाउंडिंग आती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। किस चीज़ में? एजुकेशन के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये इंसाइट्स प्रोवाइड करती है, ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ बताती है। इसके कारण और ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इससे एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होती है और ज़्यादा अकाउंटेबल सिस्टम बन पाता है। कंक्लूजन में आप लिख देना ये क्या है, क्यों है, कहाँ यूज़ होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है करके आप इसका कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एजुकेशन, इसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है एजुकेशन में वो बताना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो रिसर्च है एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च मेथड है जिसमें क्या कहते हैं हम एक स्पेसिफिक वेरिएबल को स्टडी करना जाता है कंट्रोल कंडीशन में, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है एक रिलेशनशिप का, उसको आइडेंटिफाई करना, और एजुकेशन के फील्ड में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। न्यू टीचिंग मेथड्स इफ़ेक्टिव है या नहीं है ये समझने के लिए, फिर करिकुलम को उस तरह बिल्ड करने के लिए टेक्निक्स क्या यूज़ किया जा सकता है, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता, इन सबको टेस्ट करने के लिए, मतलब न्यू टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव है या नहीं, करिकुलम अच्छा है या नहीं, टेक्निक्स जो यूज़ हो रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स नीड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, इन सब में और इन सब की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ये रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब चलो इसका मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिटरमाइन करना कि कैसे एक मतलब किसी भी वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो अनदर वेरिएबल को कैसे इफेक्ट कर रहा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में किसी एक फैक्टर में चेंज होने से दूसरा फैक्टर कैसे अफेक्ट होता है, इसको समझना, इसको जो अंडरस्टैंड करना जो होता है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। ये क्लैरिफाई करता है कि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कोई चीज़ हुई क्यों हुई, इसका इफेक्ट क्या है, उसको समझने में मदद करता है। इससे रिसर्च और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है, कंक्लूजन एविडेंस बेस्ड हो जाता है। इट एड्स इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन देखते हैं, इस रिसर्च में जो स्टडी है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंडक्ट होती है। रिसर्चर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि रिजल्ट की एक्यूरेसी इन्हांस होती है और एक प्रिसाइज एवेल्यूएशन मिलता है इफेक्ट का, इससे कंक्लूजन और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और जो कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें जो है न्यू मेथड और इंटरवेंशन को अप्लाई किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है, और वहीं पे कोई भी चेंज नहीं बनाया जाता है कंट्रोल ग्रुप में। इससे क्या होता है कि दोनों ही ग्रुप, उसके बाद दोनों ही ग्रुप का रिजल्ट कंपेयर किया जाता है, इससे एक एक्यूरेट असेसमेंट हो पाता है इफेक्ट का। ऑब्जेक्टिव एंड मेजरमेंट, इस मेथड में डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस जो है वो साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करके होता है, ठीक है। टेस्ट एंड
स्टैटिस्टिकल मेथड जो थे वो रिजल्ट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और द लाइकलीहुड ऑफ पर्सनल बायस भी पर्सनल बायसनेस का चांसेस भी घट जाता है। इससे और ज़्यादा इम्पार्शियल कंक्लूजन निकल के आ पाता है और रिसर्च की रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसकी वैलिडिटी टेस्ट की जाती है, मतलब पहले से एक हाइपोथेसिस जो डिटरमाइंड होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक मतलब एजुकेटेड किसी हमने कोई सिचुएशन देखा, कोई सर्कमस्टांसेस देखा, उसके बेसिस पे एक एजुकेटेड गेस मानना, उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो जो प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फॉर्मुलेट किया जाता है, और इसकी वैलिडिटी है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट की जाती है। इससे क्या होता है कि थियरीज़ को वेरीफाई करना आसान हो जाता है, थियरीज़ को वेरीफाई करना पॉसिबल हो पाता है, और न्यू नॉलेज डेवलप हो पाता है, रिसर्च और ज़्यादा सिस्टमैटिक बन जाता है। पोटेंशियल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस समझते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एजुकेशन में। टेस्टिंग न्यू टीचिंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो न्यू टीचिंग टेक्निक्स और मेथड्स को एसेस करने में हेल्प करता है, और कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, कौन सा किसी काम का नहीं है, ये समझाने में मदद करता है। इससे टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और स्टूडेंट का अचीवमेंट इंक्रीज़ हो जाता है, एजुकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन, नई स्कीम्स और प्रोग्राम्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो भी इम्प्लीमेंट होती है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। इसका उनका सक्सेस, उनमें क्या कमी है, ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अच्छा रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हो पाता है, ठीक है, में भी मदद करता है ये बेसिकली। साइंटिफिक एंड रिलायबल रिसर्च, ये रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड है, और रिज़ल्ट जो भी है वो कंट्रोल कंडीशन में ऑब्टेन होता है, तो ये और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, और वैलिडिटी मतलब जो फाइंडिंग्स निकल के आई हैं उसकी वैलिडिटी को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे जो रिसर्च की क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाती है, और डिसीजन और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। एड इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये रिसर्च जो है वो किसी भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम का कॉज समझने में मदद करता है, और सोल्यूशन फाइंड करने में भी। बहुत सारे हम मेजर्स ले सकते हैं किसी भी मतलब प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए, उसके लिए इफेक्टिव सोल्यूशंस डेवलप करने के लिए। इससे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फाइंडिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर यूज फॉर एजुकेशन, जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से हमें फाइंडिंग मिलती है उसको पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं। इससे न्यू पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और प्रोग्राम्स को टेस्ट किया जा सकता है। इस क्या होता है, इनेबलिंग इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो पॉलिसी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। थर्ड में देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। एक प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कहते हैं कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल कंडीशन में कंडक्ट होते हैं, तो जहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन में वो डिफ़र भी कर सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट जो है वो प्रैक्टिकल सेटिंग्स में हमेशा अप्लाई नहीं हो पाता है, और जनरलाइज फाइंडिंग वो भी लिमिटेड हो जाता है, तो ये मेजर लिमिटेशन हो गया। एथिकल इश्यूज़, कुछ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स है वो मतलब स्टूडेंट को अलग अलग भेद डिफरेंटली ट्रीट करना उसमें रिक्वायर्ड हो जाता है। इससे एथिकल क्वेश्चन भी बढ़ता है कि क्या एथिकली ये सही रहेगा या गलत रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन रेज होता है, और सारे स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती है, तो रिसर्च में बहुत सारा क्वेश्चंस लेना पड़ता है। तो एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स को मानते हुए चलना इसेंशियल हो जाता है। हाई टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें क्या कहते हैं पहले से बहुत लंबी टाइम प्लानिंग्स, उसके बाद डेटा कलेक्शन, एनालिसिस सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें बहुत रिसोर्सेज चाहिए। फिर उसके बाद जो कॉस्ट जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो भी रिलेटिवली हाई रहता है। इन सब चीज़ों को करने, प्लानिंग करना, डेटा कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, इन सब में पैसा लगता है, तो कॉस्ट भी इससे बढ़ जाता है, और इन रिसर्च को कंडक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसीलिए इसका एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाता है। इस कारण से नॉट एप्लीकेबल, सभी एजुकेशनल प्रॉब्लम में एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे एजुकेशनल इशूज़ जो हैं वो सोशल और साइकोलॉजिकल होते हैं नेचर में, इसलिए फुल्ली उसको समझना मुश्किल है कंट्रोल्ड कंडीशन में। ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो सभी प्रॉब्लम को समझने में उसके लिए सूटेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए अदर रिसर्च मेथड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं साथ साथ में। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एक रिसर्चर जो है वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्टूडेंट बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, इन्वायरमेंट सब कुछ
रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इससे क्या होता है कि फाइंडिंग की जो एक्यूरेसी है वो भी अफेक्ट होती है, तो एक एरर की भी पॉसिबिलिटी रिसर्च में बन जाती है और रिसर्चर जो है वो उसको बहुत ही कॉशन के साथ इंटरप्रेट करना पड़ता है। कंक्लूज़न में आप लिख लेना कैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद क्या इसके लिमिटेशन है, लिख के आप अपना कंक्लूज़न ख़त्म कर लेना। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। दोनों हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिफरेंस समझना है, हिस्टोरिकल रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। हिस्टोरिकल रिसर्च एक रिसर्च मेथड है जिससे सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़ हैं, उन पे कंडक्ट करी जाती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड डिराइव फ्यूचर यूजफुल कंक्लूजन फॉर द फ्यूचर बाय एनालाइजिंग। पास्ट को अच्छे से एनालाइज करके, प्रेजेंट को अच्छे से समझ के फ्यूचर कंक्लूजन बेसिकली निकालना, उसी को बोलते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है किन किन डिसिप्लिन्स में, एजुकेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस में। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव समझते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च का, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का? टू स्टडी पास्ट इवेंट्स। फैक्ट्स कलेक्ट होते हैं, रिसोर्स जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके बेसिस पे, और इवेंट अंडरगो सिस्टमैटिक एनालिसिस। इससे क्या होता है कि इट फॉस्टर्स एंड हिस्ट्री की एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और जो भी पास्ट और प्रेजेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप भी समझ आता है, ठीक है, समझ आता है, क्लैरिफाई हो पाता है। वेरिफिकेशन ऑफ द, अब देखो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्लैरिफाई होगा? आज जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो पास्ट की किसी चीज़ के वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये रिलेशनशिप समझने में तो हेल्प करता है। वेरिफिकेशन ऑफ द वेरासिटी ऑफ फैक्ट्स। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो सिर्फ मतलब इवेंट्स को डिस्क्राइब नहीं करता है, बट उसको वेरीफाई भी करता है, उसके ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। बहुत सारे रिसोर्सेज को कंपेयर करके और कंक्लूजन निकाला जाता है एविडेंस के बेस पे। इससे जो रिलायबिलिटी होती है रिसर्च की वो इन्हांस हो जाती है, और ऑथेंटिसिटी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो इस्टेब्लिश हो पाती है। अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, जो रूट है करंट, जो भी अभी करंट सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशन प्रॉब्लम चल रहा है, उसका जो रूट है, जड़ है, वो पास्ट में ही कहीं ना कहीं पास्ट में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हेल्प करता है ये जो अंडरलाइन कॉज है उनको समझने में, और फाइंडिंग जो भी मतलब प्रॉब्लम का सल्यूशन है उसको फाइंड करने में, ढूंढने में। इससे बेटर इंटरप्रिटेशन भी हो पाता है प्रेजेंट का, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद मिलती है। गाइडेंस फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर प्लान्स जो है वो क्या कहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लर्न समझ के, सीख के, उससे सीख के फ्यूचर प्लान्स फॉर्मुलेट करने में हेल्प मिलती है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो जो भी सक्सेस और फेलियर होता है दोनों को ही एग्जामिन करता है और यूजफुल कंक्लूजन निकालता है। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है और सोसाइटल डेवलपमेंट भी होती है। कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो नए फैक्ट्स और पर्सपेक्टिव को लेके आता है। इससे क्या होता है कि नॉलेज एक्सपेंड होता है और नए इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री की निकल के आती है। इससे नए फाउंडेशन बन पाता है रिसर्च एक्टिविटीज़ का, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के? फोकस्ड ऑन द पास्ट, जो रिसर्च जो होती है वो प्राइमरीली पास्ट इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को समझती है, स्टडी करती है उसका, और रिसर्चर जो है वो फैक्ट्स को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पे। पास्ट इवेंट्स जो है उसको विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट के बेस मतलब पास्ट इवेंट्स जो है उसको प्रेजेंट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के समझा जाता है। इससे क्या होता है कि हिस्टोरिकल नॉलेज इनरिच होता है और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी भी क्लैरिफाई होती है। बेस्ड ऑन सोर्सेज, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग सोर्सेज पे रिलाई करता है, जैसे रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सब पे रिलाई करता है। और ऑथेंटिसिटी ऑफ इन सारे रिसोर्सेज की ऑथेंटिसिटी भी को वेरीफाई करना और रिलायबल फैक्ट्स को सेलेक्ट करना और कंक्लूजन उस बेसिस पे निकालना, एविडेंस के बेसिस पे बेसिकली इसमें होता है इन्वॉल्व। क्रिटिकल एनालिसिस, ये रिसर्च जो सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करता है बट क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी उनका करता है। इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और बायसनेस का पोटेंशियल भी इवेल्युएट हो पाता है
कि मतलब कोई बायस्ड होकर तो कुछ नहीं लिख रहा था, है ना। इससे क्या होता है कि एरर का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है और रिसर्च और ज़्यादा साइंटिफिक बन जाती है और कंक्लूजन की क्वालिटी भी इन्हांस हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी नेचर, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो डिस्क्राइब करता है, हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब इवेंट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन देन, जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको डिस्क्राइब करता है और उनको एक्सप्लेन भी करता है। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करता है, इवेंट्स के फॉस्टरिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाता है और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस को क्लैरिफाई करता है। इससे स्टडी और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। स्ट्राइविंग फॉर ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्चर्स जो है वो फैक्ट्स को इम्पार्शली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना किसी, होता है ना कि अपना कुछ उसमें पार्शियलिटी के बिना। इससे कंक्लूजन जो है वो क्या कहते हैं, एविडेंस के बेस पे निकल के आता है और इससे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और हिस्टोरिकल ट्रूथ को समझने में भी आसानी होती है, उसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। डिफरेंस क्या है हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में? स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो पास्ट इवेंट्स की स्टडी करता है, वहीं पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट सर्कमस्टांसेस और प्रॉब्लम को स्टडी करता है, वो अपने टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में अलग होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट पे फोकस्ड होता है, वहीं पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट सिचुएशन को एग्जामिन करता है, तो इनका ऑब्जेक्टिव डिफर करता है। सोर्सेज ऑफ डाटा, हिस्टोरिकल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लेटर्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है क्वेश्चनर, इंटरव्यू और सर्वे को एम्प्लॉय करते हैं। ये मेथड्स जो द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इसलिए उनका देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लेटर्स और हिस्टोरिकल सोर्सेज है, यहाँ पे क्वेश्चनर, इंटरव्यूज़ और सर्वेज है, तो डाटा कलेक्शन का मेथड्स अलग हुआ ना, तो जो रिसर्च का नेचर होता है वो भी वैरी करता है और प्रेजेंटेशन, रिजल्ट का प्रेजेंटेशन भी वैरी करता है। ऑब्जेक्टिव, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पास्ट इवेंट्स को इंटरप्रेट करना, और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करंट सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च कॉजेज एंड इफेक्ट एग्जामिन करता है, वहीं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट फैक्ट्स को डिपिक्ट करता है, तो दोनों का पर्पस ही अलग है। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टडी करता है तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल हुआ। अगर वही सेम रिसर्च एक स्टूडेंट अचीवमेंट इन करंट स्कूल पे सर्वे करता है तो ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट हुआ, तो एग्जाम्पल हुआ। तो उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी भी डिफर करता है और रिसर्च मेथड भी वैरी करता है और नेचर ऑफ द कंक्लूजन भी वैरी करता है, ठीक है। अब नेचर क्या कहते हैं, अब नेचर ऑफ ये समझते हैं कंक्लूजन, नेचर ऑफ कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन हिस्टोरिकल रिसर्च में बेस्ड किस पे होता है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, पास्ट इवेंट्स के इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पे। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कंक्लूजन किस पे बेस्ड होता है, जो भी करंट फैक्ट्स एंड डेटास होते हैं उनका डिटेल्ड अकाउंट बेसिकली इसमें होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो हिस्टोरिकल रिसर्च कॉन्टेक्स्ट एंड कॉजेज एक्सप्लेन करता है, वहीं पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट सिचुएशन डिपिक्ट करता है। दोनों ही क्रिएशन ऑफ नॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, आप यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव मेथड कैसे डिफरेंट है ये लिख लेना कंक्लूजन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मीनिंग एंड की कैरेक्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करना है, ठीक है, और हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या कहते हैं डिफरेंस बताना है। हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैंने डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी समझा दे रही हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक रिसर्च मेथड है जिसका बेसिकली मेन गोल होता है कि सिस्टमैटिक और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, एक करंट स्टेटस किसी इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, इवेंट और सिचुएशन, उस पर बेसिकली करंट स्टेटस क्या है उसका, उस पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना। इस मेथड में रिसर्चर जो है एक प्रॉब्लम को बिना किसी इंटरवेंशन के स्टडी करते हैं और एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पब्लिक ओपिनियन सर्वे में। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव समझते हैं, स्टडी ऑफ द करंट सिचुएशन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो क्या कहते हैं, करंट सर्कमस्टांसेस को पढ़ना होता है बेसिकली उसमें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी इवेंट या प्रॉब्लम का एक्चुअल स्टेट क्या है उसको समझना। तो रिसर्चर जो होते हैं वो कलेक्टिवली मतलब सिस्टमैटिकली फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जो कि करंट सिचुएशन के बारे में एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है और स्टडी को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है, ठीक है। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट, इस रिसर्च में क्या होता है कि फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिस्क्राइब किया जाता है।
तो जो एक सब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डिटेल में प्रेजेंट किया जाता है। इससे उस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनती है और कंक्लूजन जो है वो फैक्ट्स के बेसिस पे निकाला जाता है। इससे इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो सोशल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। किसी भी प्रॉब्लम के ट्रू नेचर को बताता है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में असिस्ट करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्हांस करता है। ठीक है, असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, डेटा एंड कंक्लूजन जो भी रिसर्च से निकल के आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लान्स और प्रोग्राम के इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो एक्चुअल नीड क्या है उस पर इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके उसमें, उसको कैसे हो सकता है उसमें हेल्प करते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर देते हैं। बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो फ्यूचर रिसर्च लेज द फाउंडेशन। आगे फ्यूचर में जो भी रिसर्च होंगे उसके लिए फाउंडेशन भी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फाउंडेशन बनाता है, फाउंडेशन डालता है। न्यू प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है और हाइपोथेसिस में भी। इससे क्या होता है कि रिसर्च का स्कोप बढ़ता है और नॉलेज का डेवलपमेंट भी बढ़ता है और रिसर्च के लिए नए टॉपिक्स भी निकल के आते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के? बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, दिस रिसर्च स्टडीज़ रियल लाइफ कंडीशन को स्टडी करता है। रिसर्च कोई आर्टिफिशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करते और फैक्ट जो वो नेचुरल स्टेट में ऑब्जर्व होता है। इससे क्या होता है कि कंक्लूजन और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है और स्टडी की रिलायबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। एम्फेसिस ऑन डेटा कलेक्शन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है डेटा कलेक्शन को। क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इन सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर करके तब कंक्लूजन जो है वो फैक्ट के बेसिस पे निकाला जाता है। इससे रिसर्च की एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है। स्टडी ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इस टाइप ऑफ रिसर्च में क्या होता है कि मोस्टली लार्ज ग्रुप्स को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, तो इससे जो है कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन निकल के आता है और जो भी फाइंडिंग्स है उसका जनरलाइजेशन आसान हो जाता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती है और स्टडी की यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, जो ये दो रिसर्चर है वो फैक्ट्स को इम्पार्शली स्टडी करते हैं बिना किसी भेदभाव के, अपना पर्सनल ओपिनियन और बायसनेस हटाते हुए। तो रिज़ल्ट जो होता है वो एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। इससे रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और कंक्लूजन और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। फोकस ऑन करंट प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो प्राइमरीली प्रेजेंट कंडीशन और प्रॉब्लम पे फोकस्ड होता है। ये पास्ट इवेंट्स को बिल्कुल स्टडी नहीं करता और करंट कंडीशन को एनालाइज करता है। इससे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में मदद मिलती है और स्टडी की रेलेवेंसी बढ़ जाती है। डिफरेंस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ लिया, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, सेम आप लिख लेना। कंक्लूज़न आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में लिख लेना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हुए और कैसे वो उससे हिस्टोरिकल रिसर्च से अलग है करके यहाँ पे आप अपना कंक्लूज़न लिख लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अपना गिव अवे का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे पूछूंगी। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। ठीक है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ ग्रुप दैट रिसीव्स नो ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट? What term describes a group that receives no treatment in an experiment? ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है। एक क्वेश्चन में हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो होपफुली आप आंसर दे पाओगे। अब हमें रिसर्च एथिक्स क्या क्या होते हैं वो समझना है और उसके की प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करना है। आंसर हम अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिसर्च एथिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़। ठीक है, सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, रूल्स और एक रिसर्चर्स को जो रिसर्च करते वक्त जो फॉलो करना चाहिए उसी को हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। किसको? मोरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल, रूल्स जो एक रिसर्चर फॉलो करता है रिसर्च करते वक्त, उसी को हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और इम्पार्शियलिटी। जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च की बढ़ाना, रिसर्च में इम्पार्शियलिटी को कम करना और पार्टिसिपेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। रिसर्च एथिक्स जो होता है रेंडर्स द रिसर्च प्रोसेस
रिसर्च प्रोसेस को और ज़्यादा ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बना देता है. एडहेरेंस टू एथिकल प्रिंसिपल इज़ एसेंशियल फॉर, मतलब एथिकल प्रिंसिपल से जुड़े रह के तब रिसर्च कंडक्ट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के सक्सेसफुल बनने के लिए और उसको क्रेडिबल होने के लिए. ठीक है. मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च एथिक्स का? इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी. रिसर्च एथिक्स मोटिवेट्स द रिसर्चर टू वर्क विथ ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. रिसर्च एथिक्स जो है वो रिसर्चर को मोटिवेट करता है कि वो अपने काम को ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी के साथ कंडक्ट करें, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें या मैनिपुलेट ना करें रिसर्च में, और कंक्लूजन को एक्चुअल डेटा के बेसिस पे निकाल के दें. इससे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इन्हांस होती है और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज हो पाता है. प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट. बहुत ज़रूरी है कि डिग्निटी, प्राइवेसी और राइट ऑफ इंडिविजुअल जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हुए हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए. रिसर्च एथिक्स इसको प्रोटेक्ट करने इंश्योर करता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए. पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, किसी सब्जेक्ट की तरह, और कोई भी सब्जेक्ट को हार्म नहीं किया जाता है. ठीक है. इससे रिसर्च और ज़्यादा ह्यूमन बन जाता है. ठीक है. मानव. इन्हांसमेंट ऑफ रिसर्च क्वालिटी. मानवता बढ़ा हो जाता है बेसिकली रिसर्च. सब्जेक्ट को हार्म नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, इससे मानवता से भरा हुआ हो जाता है रिसर्च. इन्हांसमेंट ऑफ रिसर्च क्वालिटी. रिसर्च प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए रिसर्च को बनाने से रिसर्च की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, और एरर का जो चांसेस होता है वो भी कम हो जाता है, और बायसनेस का भी चांसेस कम हो जाता है. इससे फाइंडिंग का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है और रिसर्च की एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो नॉलेज क्रिएशन बिकम मोर इफेक्टिव. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी. जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं होता है, बट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करना होता है. तो एथिक्स क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो भी रिसर्च हो रहा है वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करे, और डिससेमिनेशन, कोई भी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. मतलब इंफॉर्मेशन ना ही रिसर्च में आए इसको प्रिवेंट करता है. पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करना और यूटिलिटी ऑफ रिसर्च इन्हांस करना, इन सब में मदद करता है. प्रमोशन ऑफ एकेडमिक. रिसर्च एथिक्स जो है वो प्लेगियरिज्म को प्रिवेंट करता है. प्लेगियरिज्म मीन्स कि किसी ने किसी और का जो रिसर्च था उसको चोरी करके अपने नाम पे बेसिकली अपने नाम पे सबमिट कर दिया, उसी को प्लेगियरिज्म कहते हैं. और इससे क्या होता है? एंड द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको भी प्रिवेंट करता है. रिसर्चर्स का जो भी प्रॉपर नॉलेज होता है, मतलब कि उसको एक्नॉलेज करना, दूसरे का जो नॉलेज है. अगर मान लो कि मैंने रिसर्च पेपर बनाया, ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है, किसी के रिसर्च पेपर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और उसको मैं क्रेडिबिलिटी देती हूँ, तो वो क्या कहते हैं? एथिकल होगा. लेकिन अगर मैं क्रेडिबिलिटी नहीं देती हूँ तो वो प्लेगियरिज्म हो जाता है. ठीक है, बेसिकली. ओके. और इससे क्या होता है कि हेल्दी एकेडमिक इन्वायरमेंट बना रहता है और रिसर्च कल्चर भी स्ट्रेंथन होता है. की प्रिंसिपल क्या है रिसर्च एथिक्स का? इन्फॉर्म्ड कंसेंट. वॉलेंट्री जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कंसेंट लेना, जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, ये एसेंशियल है. उनको रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और पोटेंशियल इम्पैक्ट, इन सब के बारे में इन्फॉर्म करना. कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना. अगर पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करना है तो वो उनकी अपनी फ्री विल होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा. ये क्रूशियल प्रिंसिपल है एथिकल रिसर्च का. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. पार्टिसिपेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको ऐसे ही लीक नहीं कर देना, और उनके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करना बिना उनके परमिशन के. ठीक है, इससे ट्रस्ट बना रहता है और पार्टिसिपेंट्स भी सिक्योर फील करते हैं और रिसर्च भी एथिकल हो जाता है. इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. रिसर्चर्स को क्या कहते हैं? पर्सनल बायसनेस से हट के काम करना चाहिए. डाटा एनालिसिस को बिना इम्पार्शियलिटी के कंडक्ट करना चाहिए और फैक्ट्स को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना चाहिए बिना डिस्टॉर्ट किए. इससे क्या होता है कि रिजल्ट रिलायबल हो जाता है और रिसर्च का क्वालिटी भी इन्हांस हो जाता है. प्रिवेंशन ऑफ प्लेगियरिज्म.
आइडियाज़, राइटिंग और रिसर्च दूसरे का इस्तेमाल करना बिना उसको प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिए, इसको अनएथिकल कंसिडर किया जाता है। रिसर्चर को मतलब अप्रोप्रिएट साइटेशन और रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और ओरिजिनलिटी भी प्रिजर्व रहती है, और इससे एकेडमिक इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, पार्टिसिपेंट्स को कोई फिजिकल, मेंटल और सोशल हार्म नहीं होना चाहिए रिसर्च के टाइम पे। और तो रिसर्चर्स इंश्योर करते हैं एक सेफ इन्वायरमेंट रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए, और इन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स इन एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, तो एथिकल प्रिंसिपल क्या कहते हैं जो होता है वो उनके राइट्स और प्राइवेसी को सेफ गार्ड करके रखता है, और एक सेफ़ इन्वायरमेंट इंश्योर करता है और उनकी डिग्निटी को बनाए रखता है। इससे रिसर्च और ज़्यादा क्रेडिबल बन जाती है। रिस्पेक्ट फॉर टीचर एंड इंस्टीट्यूशन, रिसर्च के टाइम पे टीचर और इंस्टीट्यूशन है उनके रेपुटेशन को सेफ रखना, और इरोनियस और मिसलीडिंग कंक्लूजन से बचना, इम्पार्शियलिटी बनाए रखना, भेदभाव ना करना, है ना, इक्वालिटी बनाए रखना, और एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन फॉस्टर होता है। मतलब सब लोग इसके बाद होता है ना कोऑपरेट करते हैं, तो ये बढ़ जाता है, ये जो भाव होता है, ये जो इमोशन होता है, ये बढ़ जाता है और रिसर्च की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ऑब्टेनिंग रिलायबल कंक्लूजन, रिसर्च जो एथिकल रिसर्च से जो भी रिसर्च रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो ऑथेंटिक, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। वेरासिटी ऑफ डाटा भी प्रिजर्व रहती है, और कंक्लूज़न जो है वो भी ट्रस्टेड होता है, और यूज़फुल और क्या कहते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑब्टेन हो पाता है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक कल्चर, अडहेरेंस टू ethics foster a culture of honesty and accountability within educational institution। एथिक्स के अंदर काम मतलब रख के, एथिक्स में रहते हुए किसी भी काम को करने से जो ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बना रहता है, तो रिसर्चर्स को प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, और रिसर्च की क्वालिटी भी इन्हांस होती है, और नॉलेज एक्सपेंड होता है। इससे रिसर्च का स्टैंडर्ड भी राइज करता है। इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट इन सोसाइटी, जब रिसर्च को क्या कहते हैं एथिकल प्रिंसिपल के साथ कंडक्ट किया जाता है तो पब्लिक ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है। लोग जो होते हैं वो रिसर्च फाइंडिंग को एक्सेप्ट करते हैं, और रिसर्च की जो यूटिलिटी है वो ग्रो करती है, और इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है, और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। कंक्लूजन में आप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये लिखते हुए आप कंक्लूजन लिख लेना। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, एक्सप्लेन देयर टाइप। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पे ब्रीफ नोट लिखना है, और मेजर्स क्या हैं बेसिकली, व्हाट आर द मेजर्स क्या होते हैं ये लिखना है, उनके टाइप्स लिखने हैं, बताने हैं। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्प्रेड और डिस्पर्सन ऑफ डेटा। मतलब वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि स्प्रेड, डिस्पर्सन, जो डेटा जो फैला रहता है, वही होता है, ठीक है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिटरमाइंस हाउ मच वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिफर्स फ्रॉम वन अनदर। देखो वेरिएबिलिटी मीन्स कि बहुत सारा डेटा है, ठीक है, डेटा है बहुत सारा, उसको वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिटरमाइन करता है कि जो डेटा सेट है एक दूसरे से जो अलग अलग है उसमें कितना वैल्यू है, ठीक है। Since measures of central tendency alone do not provide a complete picture of the data, measures of variability are used to understand the data का dispersion समझने में मदद करता है। इससे this measures help in stability, uniformity and reliability of data को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। ये था इसका मतलब। अब आगे हम इसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
इसको मैं सोच रही हूँ ना आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, है ना, ये आसान ही रहेगा ऐसा। बेसिकली इसका मतलब क्या, मैं एक बार आपको एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। मान के चलो कि 5 स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर देखते हैं, 50, मान के चलो 51, 52, 53, 54 है, और वर्सेस 10, 30, 52, 70 और 90, ये टेस्ट स्कोर है, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का। दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 52 निकल के आएगा। लेकिन जो सेकंड ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। देखो, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो भी डेटा है 50, 51, 52, 53, 54, वो जो एवरेज निकल के आए उसके नज़दीक है। लेकिन जो दूसरा डेटा है उसमें 30, 10, 52, 70, 90, तो जो एवरेज निकल के आए उससे जो है ना वो बहुत दूर है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बेसिकली एवरेज से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो क्या होता है कि जो वेरिएबिलिटी होता है ना, वो हमें समझाता है कि कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, बेसिकली यही समझाने में मदद करता है। तो यही यहाँ पे इतने दोनों में बोल रहे थे कि वेरिएबिलिटी करता क्या है। बेसिकली जो स्कैटर्ड डेटा है वो कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, उसको समझने में मदद करता है, ठीक है। अगर कम वेरिएबिलिटी होगा, जैसे इसमें कम वेरिएबिलिटी है तो डाटा जो है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। लेकिन लार्जर वेरिएबिलिटी है तो डाटा एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक है। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझते हैं वेरिएबिलिटी का। मेजरमेंट ऑफ डेटा डिस्पर्सन। वेरिएबिलिटी इंडिकेट्स हाउ फार और क्लोज डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम एवरेज। एवरेज से, वही मैंने एक्सप्लेन किया कि वेरिएबिलिटी बताता है कि एवरेज से कितना नज़दीक और कितना दूर वैल्यू है एग्जैक्टली। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ द डेटा के बारे में। इससे क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो डेटा का नेचर है उसको अच्छे से समझ पाते हैं और कंक्लूजन और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी फैसिलिटेट हो पाता है। असेसमेंट ऑफ डेटा स्टेबिलिटी। डेटा जो है वो डेटा इज़ कंसिडर्ड अगर वेरिएबिलिटी लो होती है। अब एक बात बताओ कि जैसे यहाँ हमने देखा कि 52 हमारा एवरेज आया। रुको मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। यहाँ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एवरेज हमारा 52 आया था, ठीक है। अब एक डेटा वन में देखते हैं कि क्या कहते हैं स्कोर क्या क्या है। इसमें देखते हैं 50, 51, 52, 53 और 54 है, ठीक है। और डेटा टू में 10, 30, 52, 70 और 90 है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एवरेज के जो नज़दीक डेटा होगा वो ज़्यादा, यार कहाँ चला गया, जो एवरेज के नज़दीक होगा, इसमें देखो सारा डेटा एवरेज के नज़दीक है। 52 से 1-2 नंबर कम, ये 1 नंबर कम, ये 1 नंबर ज़्यादा, ये 2 नंबर ज़्यादा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही लिख रहा है, जहाँ पे वेरिएबिलिटी लो होती है वो ज़्यादा स्टेबल डेटा होता है। हाई वेरिएबिलिटी डेटा में इनकन्सिस्टेंसी दिखाता है। इससे जो रिज़ल्ट का रिलायबिलिटी मतलब रिवील होता है और रिज़ल्ट के क्वालिटी को इवेल्युएशन में मदद मिलती है। बेसिकली रिसर्च का जो क्वालिटी है उसको इवेल्युएट करने में मदद मिलती है और कंपैरिजन भी आसान हो पाता है, ठीक है। एड्स इन कंपेयरिंग ग्रुप्स। वेरिएबिलिटी जो है वो यूज़फुल है डेटा को कंपेयर करने में। 2 और 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच का जो डेटा है उसको कंपेयर करने में मदद करता है। ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो क्योंकि उनका एवरेज सेम है। द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सन इज़ ऑल्सो, एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सन कितना, मतलब कितना डिस्पर्सन है उसका एक्सटेंट भी बहुत क्रूशियल है। ये क्लैरिफाई करता है एक्चुअल डिफरेंसेस को और डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करता है। यूटिलिटी इन रिसर्च। वेरिएबिलिटी जो है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च में। ये डेटा के इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर देता है, डेटा एनालिसिस की इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर देता है और रिसर्च फाइंडिंग को इंटरप्रेट करने में असिस्ट करता है। इससे रिलायबिलिटी, रिजल्ट की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और साइंटिफिक स्टडीज़ स्ट्रेंथन होता है। कंट्रीब्यूशन टू डिसीजन मेकिंग।
जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वो कब यूज़फुल होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसमें मदद मिलती है, ठीक है। एंड जो भी मतलब क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी मदद मिलती है, ठीक है। डेटा में कितनी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है इसको समझने में मदद मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एप्रोप्रिएट कंक्लूजन मिल पाता है। देखो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एवरेज स्कोर स्टूडेंट का 70% आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं डिस्पर्सन है वो बहुत हाई है, डिस्पर्सन स्टूडेंट्स में बहुत हाई है। कुछ का स्कोर 30% है, कुछ का स्कोर 100% है। तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, स्पेशल कोचिंग वीक स्टूडेंट को देना, एडवांस क्लासेस टॉपर को देना, ये पॉलिसी एक्शन बेसिकली निकल के आएगा, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है मैं ये आपको बता रही हूँ, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अगर वेरिएबिलिटी नहीं होती तो गवर्नमेंट समझता कि सब कुछ ठीक है, मान लो सबका ही 70% जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का स्कोर आ जाता, तो गवर्नमेंट को लगता सब कुछ ठीक है। लेकिन इस वेरिएबिलिटी के कारण गवर्नमेंट को मालूम है कि जो 30% स्कोर बच्चा किया है उसको स्पेशल कोचिंग देने की ज़रूरत है, जो 100% स्कोर कर रहा है उसको और ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस क्लासेस देने की ज़रूरत है। तो ये जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है उसके कारण नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, और डेटा की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझने में मदद मिलती है। इससे एप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकल के आता है, और जो प्लान का जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेल्युएट करने में भी आसानी होती है और डिसीजंस रैशनल हो पाते हैं। मेजर टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी देखते हैं। रेंज जो है वो सिंपलेस्ट मेजर है वेरिएबिलिटी का। ये डिफरेंसेस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंसेस निकाल के पता चलता है। रेंज जो है वो टोटल स्प्रेड ऑफ द डाटा बताता है। और देखो ये आपको ना रटना होगा, बेसिकली कुछ चीज़ आपको समझना नहीं होता है, रटना होता है। और ये जो वाला पार्ट है वो आपको रटना होगा, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल भी है, मैथमेटिकल हो जाता है, मतलब बेसिकली मैथमेटिकल सब्जेक्टिव वाइज हो जाता है ना। यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बट आपको जो इसका जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही मैथमेटिकल है, तो इसीलिए आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको रटना होगा। रेंज क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मेजर है वेरिएबिलिटी का, ये कैसे ऑब्टेन होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को डिफरेंसेस उनके बीच का डिफरेंस निकाल के, जो टोटल स्प्रेड, रेंज रिप्रेजेंट द टोटल स्प्रेड ऑफ द डाटा। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है और क्विक रिजल्ट देता है, बट लेकिन ये 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर डिपेंडेंस है, तो इसका जो रिलायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये आपको रटना है बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही आप ये जो भी हैं, अरे यार तुम इधर आओ, क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या कहते हैं, मेजर्स द डिस्पर्सन ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द डाटा। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टरिक को, जो थर्ड क्वार्टरिक होता है उसको यूटिलाइज करता है, और क्या कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से अनअफेक्टेड होता है और बेटर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आप ऐसे रट लेना, ठीक है। मीन डेविएशन क्या होता है, इट इज़ कंसिडर मोर रिलायबल दैन द रेंज, ठीक है। मीन डेविएशन देखते हैं। मीन डेविएशन है क्या है कि एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये इंडिकेट करता है एवरेज डिस्पर्सन क्या है डेटा का, और कैलकुलेशन में सभी वैल्यू को इंक्लूड करता है। रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं इसमें रिलेटिवली बाकियों से ज़्यादा, और बेटर इंसाइट प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ द डेटा के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड मेजर्स है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। ये क्या करता है, इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ द मतलब बेसिकली क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्क्वायर रूट होता है इसका, ठीक है। क्या कहते हैं डेविएशन का, ये स्टैंडर्ड रूट मीन स्क्वायर होता है बेसिकली। ये क्या कहता है कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेजर है, और क्या कहते हैं मतलब बेसिकली एवरेज से टिपिकल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं
इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ये सभी डेटा पॉइंट को लेता है अकाउंट में और स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, और रिजल्ट जो होते हैं वो हाईली रिलायबल होते हैं और वाइडली मॉडर्न रिसर्च में यूज़ होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर फॉर वेरिएबिलिटी। वेरिएंस देखते हैं, वेरिएंस इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है बेसिकली। ये स्क्वायर डेविएशन का एवरेज बताता है मीन से, और क्या कहते हैं, इट क्लैरिफाइज द, मतलब बेसिकली जो एवरेज आया ऊपर, जो 52 एवरेज आया था, उससे जो हर एक वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी दूर है बेसिकली उसको बताना, ठीक है। उस गैप को स्क्वायर करो और तब एवरेज निकालो बेसिकली। तो बिगर वेरिएंस का मतलब ज़्यादा स्प्रेड आउट है, ठीक है। क्या इट यूज इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्निफिकेंट रोल इन रिसर्च प्लेज एंड सिग्निफिकेंट एंड डेटा एनालिसिस को साइंटिफिक बना देता है। यूटिलिटी ऑफ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, असिस्टेंस इन इंटरप्रेटिंग डाटा। वेरिएबिलिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिस्पर्सन ऑफ डेटा को समझने में मदद करता है, और जो एवरेज पे रिलाई करने का जो नीड है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। ट्रू नेचर क्या है, इससे डेटा का जो ट्रू नेचर है वो क्लियर हो जाता है, मेकिंग एनालिसिस मोर इफेक्टिव एंड कंक्लूजन मोर एक्यूरेट, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च रिजल्ट, जो रिसर्च है वो ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किए जाते हैं अगर इफ़ द डेटा शोज लो वेरिएबिलिटी, अगर डेटा शो किया करता है तो रिज़ल्ट ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हायर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रिजल्ट में इंडिकेट करता है, और क्या कहते हैं, रिसर्च की क्वालिटी को असेस करना, और इससे क्या होता है कि कंक्लूजन की वैलिडिटी इन्हांस होती है और मोर एक्यूरेट डिसीजन हम ले पाते हैं, लीड्स टू मोर एक्यूरेट डिसीजन। कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कहाँ पे यूज़फुल है, डिफरेंट ग्रुप्स के डेटा को कंपेयर करने में। इससे क्या होता है कि डिफरेंसेस इजीली हाईलाइट हो सकते हैं ग्रुप्स के बीच में, जो सेम एवरेज भी शेयर करते हैं उनके बीच में भी। इससे एक्यूरेट एनालिसिस निकल के आती है और रिसर्च ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट भी इम्प्रूव हो जाता है। बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो सच एज टी टेस्ट और अनोवा, ये वेरिएबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत एसेंशियल है। ये डेटा एनालिसिस को ज़्यादा साइंटिफिक बनाते हैं और रिसर्च की क्वालिटी इन्हांस कर देते हैं, और कंक्लूजन और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। यूज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करता है। किन किन फील्ड्स में, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जैसे फील्ड्स में ये इनइक्वालिटीज़ आइडेंटिफाई करना अलग डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बाद स्कीम के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, और बेटर रिसोर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब में मदद करता है। और डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सब जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। कंक्लूजन में आप लिख लेना ये कैसे इम्पोर्टेंट टूल है, इसके मतलब क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे ये मदद करता है और कहाँ सिग्निफिकेंट है, ये सब लिखते हुए आप कंक्लूजन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहीं पे हमारा ये सब्जेक्ट ख़त्म होता है। इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यहीं पे मैंने आपको सब बता दिया। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो। 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।